नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं गहलोत ने की नई घोषणा। जी हाँ साथियों, 1 नवंबर 2020 से राज्य के किसानों के लिए यहाँ पर गहलोत सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही 1 नवंबर 2020 से विद्यालय और कोचिंग खुलने की पूरी संभावना है और गुर्जर समाज को आरक्षण देने के लिए गहलोत सरकार ने यहाँ पर एक नई घोषणा की गई है। दोस्तों, 1 नवंबर 2020 से राज्य में क्या नए नियम लागू होने वाले हैं, इसी के बारे में हमारे द्वारा इसी वीडियो में आपको डिटेल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से गहलोत सरकार के द्वारा आज की 1 नवंबर 2020 से जारी की गई नई घोषणाओं के बारे में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2020 तक विद्युत बिल की मूल बकाया राशि जमा करवाने पर पेनल्टी यानी कि विलंब शुल्क की छूट दी जा रही है। चल साथियों, अगर आप जयपुर विद्युत वितरण निगम में आते हैं, जयपुर डिस्कॉम में आते हैं, अगर आपका बिल बकाया है और पेनल्टी जुड़ गई है तो आपके पास मौका है 31 अक्टूबर 2020 तक बिना विलंब शुल्क के आप जमा करवा सकते हैं। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम के सभी विद्युत बिल संग्रहण केंद्र शुक्रवार यानी कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भी खुले रहेंगे, जिसमें उपभोक्ता इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। साथियों, गहलोत सरकार ने यहाँ पर बिजली के बिलों में विलंब शुल्क है उसके बारे में छूट दे दी गई। 31 अक्टूबर तक अगर आप बिल जमा करवाते हैं तो आपको विलंब शुल्क नहीं देना होगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो गहलोत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से और क्या नई घोषणा की है। बिजली के बिलों में विलंब शुल्क को छूट देने के बारे में जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक श्री ए.के. गुप्ता ने बताया कि कृषि, बीपीएल एवं लघु श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिलिंग माह अक्टूबर 2020 में जारी बिजली बिलों में छूट की राशि कम करके भेजी गई है। ऐसे उपभोक्ताओं 31 अक्टूबर 2020 तक विद्युत बिल की मूल बकाया राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से अथवा विद्युत बिल संग्रहण केंद्र पर जमा करवा कर इस छूट की योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के सभी सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत बिलों की राशि के संग्रहण हेतु 30 व 31 अक्टूबर को अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे ताकि उपभोक्ता अपने विद्युत विपत्र की राशि जमा करवा सकेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि समय, धन एवं संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित एवं पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है, यानी कि ई पेंशन। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलेस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़े। इसे न केवल संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन का संकल्प साकार होगा बल्कि आमजन को भी बेहतर सर्विस डिलीवरी हो सकेगी। श्री गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने पेंशन एवं लेखा प्रणाली के सरलीकरण के लिए तैयार किए गए ई पेंशन तथा ई लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को जटिलता भरी औपचारिकताओं से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी तथा 30 से 35 साल तक सेवा कर रिटायर होने वाले कार्मिक को मानसिक शांति भी मिलेगी। साथ ही कार्मिक के वेतन, मेडिकल, यात्रा आदि बिलों को संवेदकों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में सुगमता होगी। यानी कि साथियों, अब पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन होगा, ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी। इस ई पेंशन और ई लेखा के बारे में मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि सिस्टम पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही सरकारी भुगतान सिस्टम में सुधार होगा। ई पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन स्वीकृति के लिए 40 पृष्ठों का जटिल प्रपत्र नहीं भरना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि IFMS शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि ई कुबेर, पे मैनेजर, ई ग्रास, राजकोष आदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय प्रबंधक को और सशक्त बनाया गया है। ई पेंशन प्रणाली से हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 25,000 से अधिक कार्मिकों को अपना पेंशन आवेदन पत्र भरने में 15 मिनट से भी कम समय लगेगा। यानी कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए यहाँ पर ई पेंशन शुरू किया गया। अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। अब उनको 40 प्रश्नों का जटिल प्रपत्र नहीं भरना होगा। इसी के साथ शासन सचिव वित्त श्री टी रविकांत ने कहा कि इन दो नई प्रणालियों से राज्य सरकार को 80 करोड़ रुपए की स्टेशनरी, कार्मिकों के टीए, डीए भत्ते और प्रिंटिंग लागत की बचत होगी। ई लेखा के प्रारंभ होने से बिलों एवं दस्तावेजों को भौतिक रूप से ट्रेजरी एवं
महालेखाकार कार्यालय भेजे जाने की जरूरत भी नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं राज्य के कोचिंग और विद्यालय हैं वो कब तक खुल सकते हैं। जैसा साथियों, राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस में ये उल्लेख किया गया कि विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं को खोलने के संबंध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय संबंधित विद्यालय एवं संस्था प्रबंधन के साथ विचार विमर्श एवं उनके द्वारा स्थिति के अनुरूप स्वयं के आकलन के आधार पर होगा। इस क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा गाइडलाइंस का प्रारूप है वो तैयार कर लिया गया है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग को उनके सुझाव हेतु भेजा गया है। यह जानकारी प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अक्षय कुमार ने सोमवार को दी है। तो साथियों, 1 नवंबर 2020 से विद्यालय है और कोचिंग संस्थान है वो खुलने की पूरी संभावना है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य में नया कानून लागू हो सकता है। जैसा तो कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन यानी कि बिना मास्क के आप नहीं घर से बाहर निकल सकते हैं, इससे संबंधित राज्य सरकार है वो नया कानून लागू कर सकती है। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। नो मास्क नो एंट्री की सफलता के लिए हर वर्ग पूरी प्रतिबद्धता से जुटे हुए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के गांव और ढाणी तक इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज का हर वर्ग एवं तबका पूरी प्रतिबद्धता से सरकार के साथ जुटे रहे हैं। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाए पटाखा रहित दीपावली। जैसा साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से कोविड फैलने का खतरा बढ़ता है तथा संक्रमित व्यक्तियों और ठीक हो चुके लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कोरोना से जीवन रक्षा के लिए हम सभी पटाखे रहित दीपावली मनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो साथियों, आपको भी दीपावली है वो पटाखे रहित मनानी है, पटाखे नहीं चलाना है, प्रदूषण नहीं करना है। और साथियों, अब हम बात करने वाले हैं गुर्जर समाज के लिए आरक्षण। जहाँ साथियों, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर गुरुवार को साय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की 3 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला ले लिया गया है। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांग के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। विचार विमर्श के बाद प्रमुख 3 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों में से श्री कैलाश गुर्जर, श्री मान सिंह गुर्जर, बद्री गुर्जर कुछ वर्षों बाद में मृत्यु हो गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इनके परिवार को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर युवा एवं खेल मामलात राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना द्वारा 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को सहायता के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दूसरे बिंदु पर लिए गए निर्णय के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी। इसी गुर्जर आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार यानी कि कार्मिक विभाग द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी 2019, 21 अक्टूबर 2020 को लिखा गया। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीसरी मांग के संदर्भ में लिए गए निर्णय के अनुसार इनके लिए पुनः भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा। समिति के एक बार फिर दोहराया है कि गुर्जर आरक्षण संघ समिति के लिए बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। और अब हम बात करने वाले हैं किसानों के लिए गहलोत सरकार के द्वारा क्या नई घोषणा की गई। जिन साथियों, रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य में मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर 2020 से खरीद प्रारंभ की जाएगी। जहाँ साथियों, किसानों के लिए यहाँ पर 1 नवंबर 2020 से मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद वो शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। रजिस्ट्रार ने कहा कि रबी फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया में गति लाएं ताकि किसानों को सही समय पर फसली ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए का रबी फसली ऋण का वितरण होना है, लेकिन अभी तक 575 करोड़ रुपए का ही फसली ऋण वितरण किया गया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऋण वितरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध पर प्रबंधक निदेशक अपेक्स बैंक की राजीव आलोचना शर्मा ने कहा कि 31 दिसंबर तक रबी ऋण वितरण के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। श्री अग्रवाल ने ऋण वितरण के लक्ष्य वितरण की बैंकवार समीक्षा की है। तो अगर कोई किसान है मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर
खरीद करना चाहता है प्रारंभ की जाएगी सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2020 से। साथ ही किसानों को 6000 करोड़ रुपए का रबी फसली ऋण है वो वितरण होना है, यानी कि अभी तक 575 करोड़ रुपए ही फसली ऋण वितरण हुआ है और बाकी का जो है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा। और इसी के साथ भी किसानों के लिए यहाँ पर इस अवसर पर प्रबंध निदेशक राजफेड श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 40,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद के लिए 605 केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए समय पर सूचित करें। बटाईदार किसानों से उपज खरीद के समर्थन में एग्रीमेंट का सत्यापन जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो सके, इसके लिए समय पर EWR जारी करें। उन्होंने कहा कि जिले संभाग के वरिष्ठ अधिकारी सजग एवं सतर्कता के साथ कार्य करते हुए खरीद की बेहतर मॉनिटरिंग करें। साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए गहलोत सरकार के द्वारा यहाँ पर नई घोषणा की गई, जितना सिलेबस उतनी फीस। जहाँ साथियों 9वीं से 12वीं की छात्र को दी गई है राहत। राजस्थान सरकार ने नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे जितनी उसकी पढ़ाई होगी। अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% तक की कटौती की है। कमेटी ने तर्क दिया है कि CBSE ने सिलेबस में 30% कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30% कम की है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40% सिलेबस कम किए है, इसलिए 40% फीस कम की जा रही है, यानी कि अब आपको 60% फीस ही जमा करवानी होगी। कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के अभिभावकों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा की गई है। 60% ही उनको फीस जमा करवानी होगी। साथ ही कमेटी ने यह भी तय किया कि छात्रों के पिछले सत्र के आधार पर ही फीस ली जाएगी। 2020-21 के लिए किसी भी तरह की यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं होगा। ट्यूशन फीस में के अलावा लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, अन्य सुविधाएं शुल्क के नाम पर पिछले दरवाजे से फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। अभिभावकों को मासिक या त्रासदी फीस भरने की छूट होगी। निजी स्कूलों के सामने फीस वसूलने के लिए शर्त है कि अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को निर्धारित वेतन देंगे और कोविड-19 किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेंगे। साथ ही कमेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फीस तय कर दी है। स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी करते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को 60% तक शुल्क देना पड़ेगा। तो साथियों में कमेंट कर बताइए कि गहलोत सरकार के द्वारा जारी की गई नई घोषणा में आपको कौन सी घोषणा इस वीडियो में अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल चलता आप में कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।